गुड मॉर्निंग। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र का एक अलग शाखा के रूप में उद्भव कैसे हुआ। आर्थिक इतिहास में माना जाता है कि जॉन मेनार्ड कीन्स की पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी जो 1936 में प्रकाशित हुई थी, उसी के प्रकाशन के साथ ये माना जाता है कि समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव हुआ। कीन्स के पहले जो विचारधारा का प्राबल्य था, ये कह लीजिए कि जो विचारधारा चल रही थी, उसके अनुसार माना जाता था कि अर्थव्यवस्था में जो भी काम करने वाले होते हैं उनको काम मिलता है, जो इच्छुक होते हैं काम करने उनको काम मिलता रहता है। कहने का मतलब था कि अर्थव्यवस्था पूर्ण निकासी की स्थिति में रहती है। अगर अर्थव्यवस्था में कोई भी असंतुलन की स्थिति होती है तो अर्थव्यवस्था में के जो टूल्स होते हैं, कीमत, ब्याज दर, मजदूरी, ये स्वयं से अर्थव्यवस्था को पुनः संतुलन की स्थिति में ले आते थे। इसको क्लासिकल विचारधारा के नाम से जाना जाता था। किंतु 1929 की महामंदी और उसके बाद के वर्षों में देखा गया कि यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों में निर्गत और रोजगार के स्तरों में भारी गिरावट आई। इसका प्रभाव दुनिया के अन्य देशों पर भी पड़ा। बाजार में वस्तुओं की मांग कम थी और कारखाने बेकार पड़े थे, श्रमिकों को निकाल दिया गया था। कहने का मतलब था कि अर्थव्यवस्था में क्षमता अधिक की स्थिति विद्यमान थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1929 से 33 तक बेरोजगार की दर 3% से बढ़ के ये 25% के आसपास पहुंच गई थी। उस अवधि के दौरान अमेरिका में समस्त निर्गत में लगभग 33% की गिरावट आई। इन घटनाओं से अर्थशास्त्रियों ने नए तरीके से अर्थव्यवस्था के प्रकार के संबंध में सोचने को प्रेरित किया। मतलब जो क्लासिकल विचारधारा थी उससे हटकर सोचने को मजबूर किया। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि समष्टि जो अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ना है, उसकी वर्तमान पुस्तक का संदर्भ क्या है। हम इस पुस्तक में पूंजीवादी देश की अर्थव्यवस्था के कार्य का परीक्षण करेंगे। उसके क्रियाकलाप क्या होते हैं। पूंजीवादी उत्पादन, किसी विशिष्ट पूंजीवादी उद्यम में एक या बहुत सारे उद्यमी होते हैं जिनका नियंत्रण फर्मों और उत्पादन प्रक्रिया पर होता है। वे उद्यम को स्वयं चलाते हैं। चलाने के लिए या तो स्वयं की पूंजी लगाती हैं या तो आप कह सकते हैं उधार लेते हैं। इसके लिए उत्पादन प्रक्रिया के लिए उन्हें प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। कुछ संसाधन तो जैसे कच्चे माल उत्पादन प्रक्रिया, कहने का मतलब कुछ संसाधनों का उपयोग उत्पादन की प्रक्रिया में होता है, जैसे कच्चे माल होते हैं। कुछ अस्थायी पूंजी के रूप में होते हैं, जैसे भूखंड है, अस्थायी मशीनें हैं। इसके अतिरिक्त उत्पादन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मानव पूंजी अथवा मानव श्रम का भी योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। इस प्रकार से उत्पादन के कार्य को जैसे भूमि, पूंजी, श्रम की सहायता से निर्गत का उत्पादन करने के बाद उद्यमी उसको बाजार में बेचते हैं। इससे प्राप्त मुद्रा को संप्राप्ति कहते हैं। इस संप्राप्ति का कुछ अंश भूमि को उसके उपयोग के लिए दिया जाता है, जिसे लगान कहा जाता है। इसी प्रकार से कुछ पूंजी की ब्याज के रूप में तथा कुछ मजदूरों को मजदूरी के रूप में दिया जाता है। और शेष इसके बाद जो बचता है, कहने का मतलब ब्याज, लगान और मजदूरी को देने के बाद जो पड़ता है वो उद्यमी की आय होती है, जो उसे लाभ के रूप में हम परिभाषित करते हैं। इस लाभ का उपयोग उत्पादन को
वृद्धि करने के लिए नई मशीनें कारखाने के लिए प्रयोग करता है ताकि उत्पादन का विस्तार होता रहे। कहने का मतलब यह है कि जो उत्पादक नई मशीनें, नए अथवा नए कारखाने जो उत्पादन के प्रसार के लिए करता है, उसे हम तकनीकी भाषा में निवेश के नाम से जानते हैं। निवेश में संक्षेप में हम कह सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की परिभाषा इस प्रकार से दी जा सकती है। एक तो उत्पादन के संसाधनों पर निजी स्वामित्व होता है, दूसरा बाजार में निर्गत को बेचने के लिए उत्पादन किया जाता है। सारा उत्पादन बाजार में बेचने के लिए किया जाता है। और तीसरा, श्रमिकों को की सेवाओं का क्रय विक्रय एक निश्चित कीमत पर किया जाता है, जिसे मजदूरी कहते हैं। और चौथा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रूप से उत्पादन लाभ के लिए किया जाता है। अगर लाभ नहीं होता है तो कोई भी साहसी किसी भी देश में पूंजी लगाने को तत्पर नहीं होता है। यदि हम इन मानदंडों को विश्व के देशों के संदर्भ में लागू करें तो हम पाएंगे कि पूंजीवादी देश पिछले 300-400 वर्षों के दौरान अस्तित्व में आए। इसके अतिरिक्त वर्तमान में भी उत्तरी अमेरिका है, यूरोप है, एशिया है कि कुछ ही देश पूंजीवादी देशों की श्रेणी में आएंगे। कई अल्प विकसित देशों में उत्पादन का कार्य किसान परिवारों के द्वारा किया जाता है, आज भी किया जाता है। मजदूरी श्रम का प्रयोग कभी कभार होता है और अधिकतर श्रम का कार्य परिवार के सदस्यों द्वारा किया। अभी भी भारत में देखेंगे, आप इस इलाके में देखेंगे जहाँ पर आते हैं कि खेती का जो काम होता है परिवार का एक उस खेती के एक बड़े भाग पर आप कहेंगे कि बड़े जो श्रम लगाया जाता है, एक बड़े हिस्से को परिवार के लोगों द्वारा पूरा किया जाता है। उत्पादन केवल बाजार के नहीं होता, उसमें से सबसे पहले जो उत्पादन होता है उसमें से किसान अपने खाने के लिए रखता है और जो बचता है उसको बाजार में बेचता है। प्रायः किसानों की पूंजी स्टॉक में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं होती है। अधिसंख्य आदिवासी समाज में भूमि का स्वामित्व भी नहीं होता है। भूमि का स्वामित्व समस्त जनजाति के पास हो सकता है। ऐसे हमने कहने का मतलब है कि ऐसे जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है ऐसे समाजों में लागू नहीं होता, किंतु यह सच है कि अनेक विकासशील देशों में उत्पादन की जो इकाइयाँ मौजूद हैं वहाँ पूंजीवादी सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करती हैं, जिन्हें फर्म के नाम से जाना जाता है। और फर्म के कारोबार के संचालन का जो दायित्व होता है वो उद्यमियों के पास होता है। उद्यमी बाजार से श्रमिकों को किराए पर लेते हैं, उत्पादन प्रक्रिया को ये सेम उसी तरह से होता है जैसे आप लोग अपने कस्बे में देखते हैं, जिसे आप तकनीकी भाषा में लेबर मंडी कहते हैं। ये बड़े स्तर पे नहीं, आप छोटे स्तर पे भी देख सकते हैं। किसान क्या करता है, जिसको खेती की में श्रमिकों की आवश्यकता होती है, सुबह में आता है और मंडी से श्रमिकों को किराए पर ले जाता है, दिन भर काम करते हैं, जिसे दिहाड़ी मजदूरी के नाम से कह सकते हैं। आप काम करवाता है और शाम को वो फ्री हो जाते हैं। सेम उसी तरह से होता है। इसी प्रकार वह भूमि एवं पूंजी का भी नियोजन करता है। उद्यमी इन आगतों के नियोजन के उपरांत उद्यमी उत्पादन प्रक्रिया का संचालन करता है। का उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर बाजार में उसको बेचना होता है, जिससे उसको लाभ प्राप्त होता है। कहने का मतलब इस प्रक्रिया में कहा जाए तो उसे जोखिम एवं अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। कहने का मतलब ये श्योर नहीं होता कि जो उत्पादन प्रक्रिया अपनाई जा रही है तो उसमें उसको लाभ होगा या हानि होगा, इसको जोखिम कहा जाता है। विकसित एवं विकासशील दोनों प्रकार के देशों में निजी पूंजीवादी क्षेत्र के अलावा राज्य एक जो और संस्था होती है उसे राज्य के नाम से जाना जाता है, जिसका काम होता है न्याय व्यवस्था को कायम करना। राज्य का काम होता है, राज्य को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसका एक कार्य होता है कि वो ऐसे लोगों को जिनकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं उनको वह सुविधाएं उपलब्ध कराए, देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखें।
इस क्रम में सरकार कर लगाती है और सार्वजनिक आधारभूत संरचनाओं पर के निर्माण पर व्यय करती है। किसी भी अर्थव्यवस्था में फर्म और सरकार, अभी जैसे मैंने एक बात की, उद्योग या फर्म, और दूसरा सरकार के अतिरिक्त तीसरा क्षेत्र होता है उसको बाह्य क्षेत्र के नाम से, पारिवारिक क्षेत्र, इसे पारिवारिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ परिवार से तात्पर्य एकल व्यक्तिगत उपभोक्ता है जो अपने उपभोग से संबंधित निर्णय या कई व्यक्तियों के समूह जिसके उपभोग संबंधित निर्णय संयुक्त रूप से लिए जाते हैं से है। परिवार का मतलब या तो एकल उपभोक्ता होगा या फिर ना कह सकते हैं कि पूरा परिवार एक इकाई के रूप में माना जाता है। परिवार बचत भी करते हैं और कर भी अदा करते हैं। उन्हें इन क्रियाकलापों के लिए पैसे कैसे मिलते हैं? हम जानते हैं कि परिवार में कई लोग होते हैं। ये लोग फर्मों में श्रमिकों के रूप में कार्य करते हैं और मजदूरी प्राप्त करते हैं। वे सरकारी विभागों में काम करते हैं और वेतन प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब वो मजदूरी भी करते हैं। किसी भी परिवार का जो सदस्य होता है मजदूर भी हो सकता है या कहीं सरकारी संस्था में नौकरी भी कर सकता है। कुल मिला के उसे उसके जो कार्य करता है उसके रूप एवज में पारितोषिक प्राप्त होता है। फर्मों के उत्पादन की जिस बाजार में बिक्री होती है वह सचमुच परिवार की मांग के बिना कार्य नहीं करती। कहने का मतलब है कि पारिवारिक क्षेत्र वस्तुओं और सेवाओं की मांग करता है। इसके अलावा वे भूमि को पट्टे पर देकर अथवा पूंजी को उधार देकर भी ब्याज कमा सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि जो बचत करता है पारिवारिक क्षेत्र उस पर उसको ब्याज के रूप में आय प्राप्त होती है। इस प्रकार से विश्व के सारे देश बाह्य व्यापार भी करते हैं। कहने का मतलब है कि जो चौथा क्षेत्र है वो बाह्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। बाह्य क्षेत्र से व्यापार तीन प्रकार से हो सकता है। जब कोई देश अपनी घरेलू वस्तु विश्व के अन्य देशों में बेचते हैं तो उसे निर्यात कहते हैं, और जब कोई देश विश्व के अन्य देशों से वस्तुएं मंगाते हैं तो उसको आयात कहते हैं। इसी वस्तुओं और सेवाओं की तरह ही किसी भी अर्थव्यवस्था में विदेशी पूंजी का प्रभाव भी हो सकता है या कोई देश विदेशों से पूंजी भी आयात कर सकता है। कहने का मतलब कि पूंजी का लेन देन भी देशों के मध्य होता है। इस प्रकार से आपने देखा कि एक तो पूंजीवादी अथवा आप कह सकते हैं समष्टि अर्थव्यवस्था का उद्भव कैसे हुआ इसके बारे में पढ़ा। दूसरा जो आगे की पुस्तक का संदर्भ है उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है इसके बारे में भी देखा। इस चैप्टर में आपको इतना ही पढ़ना है। आगे जो चैप्टर होगा इसी संबंधित होगा जिसे राष्ट्रीय आय के नाम से जाना जाएगा। अगले टर्न पे हम लोग राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।